नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एसपी स्टडी पॉइंट की इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीएससी सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी का मैं ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर डिस्कस करने वाला हूं। हमारा आज का यह तीसरा मॉडल पेपर है। इसके पहले हमने दो और मॉडल पेपर को सॉल्व कराया है, जिसमें एक हमने महामैराथन रिवीजन क्लास के तौर पर क्लास दी थी, जिसमें दोस्तों पिछले 3 वर्षों के जो प्रीवियस सत्र के क्वेश्चन पेपर थे यानी अनसॉल्व पेपर थे उनको मैंने सॉल्व कराया था। एक वीडियो में मैंने 100 ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न दिए हैं जो आप सबके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो वीडियो आपको देखना है अगर, तो प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगी। आज के इस वीडियो में खास यह है कि आपका यह लास्ट वीडियो होगा जूलॉजी का, जिसमें मैं आज 3 वर्षों में जितने भी रिपीटेड ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न हैं विभिन्न विभिन्न विश्वविद्यालय में पूछे गए हैं उनको ही हमने यहाँ पर सम्मिलित किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए। अगर आपका राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी है, आप सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय, माँ विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय, एमजेपीआरयू बरेली विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी और कानपुर विश्वविद्यालय के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों आप सबको पता है कि लगातार अनसॉल्व पेपर के आधार पर ही प्रश्न पत्र पूछे जा रहे हैं। जैसा कि आप सबका एक आध दो प्रश्न पत्र हो गया होगा, तो उसके माध्यम से आपको एक अनुमान हो गया होगा कि लगातार अनसॉल्व पेपर से ही प्रश्न पत्र रिपीट होते हैं। तो इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन हैं उनको मैं आपको बताने वाला हूँ। 100% गारंटी है आपके प्रश्न पत्र में सेम प्रश्न पूछे जाएंगे। आप सभी को डिटेल में जानकारी देते हुए चलूंगा, प्रश्न को समझाते हुए हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में मैं आज बताने वाला हूं। सिलेबस की बात अगर कर लें तो जूलॉजी में आपका जो पेपर टाइटल है वो है बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। ये सभी विश्वविद्यालय का सेम पाठ्यक्रम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को और सॉल्व करते हैं इस प्रश्न पत्र को। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जिसमें है कि बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड अकर्स इन। फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीकरण पर कहां पर होता है? तो आप सब याद रखेंगे जब भी क्वेश्चन आए कि फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीकरण कहां होता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, फैटी एसिड के टूटने की जो प्रक्रिया है जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है मुख्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर सेकंड, which of the following is example of derivative lipids। डेरिवेटिव लिपिड्स को हम व्युत्पन्न लिपिड के नाम से जानते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न लिपिड का एक उदाहरण है? तो दोस्तों आप सब याद रखेंगे व्युत्पन्न लिपिड में आपका आ जाता है टर्पेंस। टर्पेंस भी आपका एक व्युत्पन्न लिपिड है। स्टेराइड्स भी आपका एक व्युत्पन्न लिपिड है और कैरोटीनाइड ये भी आपका एक प्रकार का डेरिवेटिव लिपिड्स है। इसलिए आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका 3 इसमें है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ काइमोट्रिप्सिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काइमोट्रिप्सिन का क्वेश्चन आया हुआ है। तो काइमोट्रिप्सिन इनमें से पूछा गया है कि कार्य क्या है काइमोट्रिप्सिन का। तो काइमोट्रिप्सिन का कार्य है ब्रेक पेप्टाइड बॉन्ड ऑफ एरोमेटिक एमीन्स। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यह एक पाचक एंजाइम है। जो आपका काइमोट्रिप्सिन है ये क्या है, एक प्रकार का पाचक एंजाइम है जो प्रोटीन के भीतर एरोमेटिक अमीनो एसिड जैसे कि फेनिल एनिल टेरोसिन के बाद में पेप्टाइड बॉन्ड को काटता है। तो आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4 जिसमें है द नेट गेन ऑफ एटीपी फ्रॉम 1 मोल ऑफ ग्लूकोज ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन इज। यानी पूर्ण ऑक्सीकरण पर ग्लूकोज के 1 मोल से एटीपी का शुद्ध लाभ कितना होता है? बार बार रिपीट होने वाला यह प्रश्न है। ठीक है, तो ग्लूकोज के 1 मोल के पूर्ण ऑक्सीकरण पर एटीपी का यहाँ पर शुद्ध लाभ पूछा गया है, जिसमें ऑप्शन आपके हैं 2 एटीपी, दूसरा ऑप्शन है बी जिसमें 36 दिया गया है और तीसरा सी जिसमें 38 है और चौथा ऑप्शन डी की बात करें जिसमें दिया गया है 40 एटीपी। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि ग्लूकोज के 1 मोल के पूर्ण ऑक्सीकरण पर एटीपी का जो शुद्ध लाभ होता है वो 36 से 38 के बीच में होता है। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, लगभग 38 को मानेंगे। ठीक है, अगर ऑप्शन में आपके 36 मिलेगा और 38 नहीं रहेगा तो 38 पर 36 पर लगा दीजिएगा। अगर 36 और 38 है और पूछा गया ए एंड बी दोनों, तो ए एंड बी दोनों पर लगाइएगा। ठीक है, तो इसमें आंसर आपका एग्जैक्ट माना जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन के आधार पर 38, लेकिन आप सब याद रखेंगे 36 से 38 के बीच में होता है शुद्ध लाभ एटीपी का। ठीक है,
प्रश्न नंबर 5 जिसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, निम्नलिखित में से एक ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल इनमें से पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप सब याद रखेंगे कि इनमें से साइट्रिक एसिड इंपॉर्टेंट है। आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से साइट्रिक एसिड एक प्रकार का ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। साइट्रिक एसिड में 3 कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं, यानी कार्बोक्सिलिक समूह का मतलब हो गया COOH ग्रुप। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में कितने, 3 कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं, इसलिए इस क्रेब्स चक्र को साइट्रिक एसिड चक्र यानी कि इसको TCA के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, तो 5वें प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 6, एंजाइम्स आर पॉलीमर्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, एंजाइम निम्नलिखित में से किसके बहुलक होते हैं। यह क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार रिपीट हुआ है, एंजाइम्स किसके पॉलीमर होते हैं। आप सब याद रखेंगे ये अमीनो एसिड के, इसके अमीनो एसिड के बहुलक होते हैं एंजाइम्स। लगभग सभी जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन्स भी होते हैं, आप सब याद रखेंगे। और प्रोटीन जो होते हैं वो अमीनो एसिड की एक लंबी श्रृंखलाओं के बहुलक से बने होते हैं। तो जब भी प्रश्न आए कि एंजाइम निम्नलिखित में से किसका बहुलक होता है, तो अमीनो एसिड का। 6 नंबर प्रश्न में आंसर आपका बी करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 जिसमें है कि अमाशय में भोजन के बोलस को क्या कहा जाता है। बोलस ऑफ फूड इन स्टोमच इज कॉल्ड, जिसमें ऑप्शन दिया गया ए कायम, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका कायम। अमाशय में भोजन के बोलस को क्या कहा जाता है, कायम कहा जाता है। देखिए जब लार में मिला हुआ भोजन बोलस पेट के गैस्ट्रिक जूस के साथ मिल जाता है तो वह एक अर्ध तरल गाढ़े पेस्ट में बदल जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कायम कहते हैं। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं प्रश्न नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज स्पेसिफिक ऑफ प्रोटीन, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन के लिए विशिष्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको समझिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन के लिए विशिष्ट है। तो ये सभी क्या दिए गए हैं, एंजाइम दिए गए हैं जिनमें विशिष्ट है प्रोटीन के लिए, क्या, ट्रिप्सिन। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ट्रिप्सिन एक प्रकार का प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो छोटी आंत में प्रोटीन के साथ पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ने में मदद करता है। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 9, हार्ट बीट आर एक्सीलरेटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से दिल की धड़कन किससे तेज होती है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो दिल की धड़कन जो तेज होती है ये सिंपैथिक नर्व और एपिनेफ्रिन से होती है। किससे, सिंपैथिक नर्व्स एंड एफ्रेफिन। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लड़ो या भागो। इसका जो ये एक प्रकार का एंजाइम है, माफ कीजिएगा, एक प्रकार का हार्मोन है, लड़ो या भागो की स्थिति में सिंपैथिक तंत्र का तंत्र और एड्रेनल जिसे हम एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, ये हार्मोन हृदय गति को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है लड़ो या भागो की स्थिति में कौन सा हार्मोन्स जो है काम करता है, ये एक प्रकार का हार्मोन्स है या नहीं, तो लड़ो और भागो, ठीक है, एक प्रकार का हार्मोन्स है जो हृदय की गति को बढ़ा देता है। तो आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 10 जिसमें है प्रश्न कि द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम इज स्टेटेड मसल्स इज, रेखीय पेशी में संकुचन तंत्र की क्रियात्मक इकाई पूछी गई है। तो रेखीय पेशी की जब बात हो रही हो तो आप सब याद रखेंगे कि रेखीय पेशी में संकुचन की क्रियात्मक इकाई जो होती है वो सार्कोमियर होती है। क्या होती है, सार्कोमियर। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए दो जेड लाइन के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, दो जेड बीच के जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के दूरी को सार्कोमियर कहते हैं, जो मांसपेशियों के सिकुड़न की सबसे छोटी एक प्रकार की कार्यात्मक इकाई है। ठीक है, तो 10 नंबर प्रश्न में ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 11 और 11वें प्रश्न में पूछा गया क्वेश्चन कि विच सेट ऑफ आयन आर नेसेसरी इन केमिकल इवेंट ऑफ मसल्स कंस्ट्रक्शन, मांसपेशियों के संकुचन के लिए रासायनिक घटनाओं में आयनों के किस समूह की आवश्यकता होती है। तो इसमें आयन के किस समूह की, Ca++ एंड Mg++ की आवश्यकता होती है, क्योंकि दोस्तों कैल्शियम आयन संकुचन शुरू करने के लिए
ट्रोपोनिन से जुड़ते हैं, जबकि मैग्नीशियम आयन एटीपी का उपयोग करके एंजाइम की गतिविधि के लिए जरूरी होता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 12 और 12 नंबर क्वेश्चन है कि इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर जिसे ईएफपी कहते हैं, ठीक है, अगर केवल और कुल लिखा रहे कि ईएफपी इन द यूनिफेरस ट्यूब इज, तो इसको समझ जाएंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, इसे हिंदी में कहते हैं मूत्र वाहिनी नालिका में प्रभावी निस्पंदन दाब ईएफपी कितना होता है। तो ईएफपी जो होता है ये कितना होता है? 10 mmHg होता है। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 13 जिसमें क्लोराइड शिफ्ट इज इसेंशियल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ, क्लोराइड शिफ्ट किसके परिवहन के लिए आवश्यक है? तो जब भी क्लोराइड शिफ्ट की बात होगी तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन के लिए सबसे जरूरी होता है, ठीक है। रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन के दौरान लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि आरबीसी और प्लाज्मा के बीच में आयनिक संकुचन बनाए रखने के लिए क्लोराइड आयनों की अदला बदली होती है। तो इसमें जब भी प्रश्न आए कि क्लोराइड शिफ्ट के परिवहन के लिए आवश्यक है तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ओके, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर फूड, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे भोजन का एक प्रमुख घटक नहीं है। तो हमारे भोजन का एक प्रमुख घटक कौन सा नहीं है, तो इसको जानने के लिए हमें देखिए कार्बोहाइड्रेट दिया गया है। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन का एक प्रमुख घटक है, प्रोटीन भी घटक है, फैट्स भी है, लेकिन मिनरल्स इसमें इंक्लूड नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा ये एक प्रकार के क्या होते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो कि एक प्रकार के प्रमुख घटक है, जबकि खनिज क्या है? ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जो कि इनकी जरूरत कहाँ पर होती है? शरीर को कम मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया था कि प्रमुख घटक नहीं है, तो मिनरल्स नहीं है, ये एक प्रकार का क्या है? मिनरल्स की बात करें तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। तो इनकी आवश्यकता होती है और इसकी आवश्यकता यानी नहीं होती है, यानी ये प्रमुख घटक नहीं है। तो डी आंसर इसमें सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 15 इसमें है एल्बुमिन इज सिंथेसिस बाय, एल्बुमिन का संश्लेषण, एल्बुमिन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो लीवर यानी यकृत के द्वारा एल्बुमिन का संश्लेषण होता है। इस प्रश्न में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एल्बुमिन रक्त प्लाज्मा में सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन है जो मुख्य रूप से लीवर द्वारा बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 16 जिसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फास्फोलिपिड, निम्नलिखित में से कौन सा एक फास्फोलिपिड है? फास्फोलिपिड जो है वो है लेसिथिन, याद रखेंगे। लेसिथिन क्या है? एक प्रकार का फास्फोलिपिड है। ये एक महत्वपूर्ण फास्फोलिपिड है जो कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन का निर्माण करता है। तो 16 नंबर में ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 17 नेम ऑफ द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, सबसे सरल अमीनो अम्ल का नाम पूछा गया है। तो सबसे सरल अमीनो एसिड का नाम क्या है? ग्लाइसिन। इसमें आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 18 इसमें है व्हाट इज द कवरिंग ऑफ हार्ट नोन एज, हृदय के आवरण को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हृदय के आवरण को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हृदय एक दोहरी झिल्ली वाली थैली से घिरा होता है जिसे क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं, जो इसकी सुरक्षा करता है। तो 18 नंबर का प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 19 जिसमें है कि व्हाट इज द प्रिवेंट्स ब्लड क्लॉटिंग इन ब्लड विसल, रक्त वाहिकाओं में रक्त के थक्के को बनाने माफ कीजिएगा बनने से रोकता है। क्या क्वेश्चन है कि रक्त वाहिकाओं में रक्त के थक्के को बनने से रोकता है। तो रक्त के थक्के को बनने से कौन रोकता है? हेपरिन रोकता है। कौन रोकता है? हेपरिन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हेपरिन क्या है? एक प्राकृतिक एंटी कॉन्जुगेट प्रतिस्पंदन है जो शरीर के अंदर नसों में खून को जमने नहीं देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 20 जिसमें है कि प्रोटीन्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम जीआई ट्रैक्ट्स एस, प्रोटीन जीआई ट्रैक्ट्स के किस रूप में अवशोषित होता है? तो ये अमीनो एसिड के रूप में अवशोषित होता है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। पाचन के बाद प्रोटीन
अपने सबसे सरल अमीनो एसिड में टूटते हैं, जिससे छोटी आंत की दीवारें सोख लेती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए सही उत्तर है। जब क्वेश्चन में आए कि प्रोटीन जीआई टैग्स के किस रूप में अवशोषित होता है, तो अमीनो एसिड के रूप में अवशोषित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें है कि व्हाट इज द गेन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग द कन्वर्जिंग ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट, यानी कि ग्लूकोज के पायरुवेट में परिवर्तन के दौरान एटीपी का शुद्ध लाभ कितना होता है? तो शुद्ध लाभ एटीपी का कितना होता है? 2 होता है। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखेंगे कि ग्लाइकोलिसिस के दौरान टोटल एटीपी का जो निर्माण होता है वो 4 एटीपी बनते हैं। कितना? 4 एटीपी बनते हैं, लेकिन 2 एटीपी इस प्रक्रिया में खर्च हो जाते हैं, तो शुद्ध लाभ जो हो जाता है वो 2 एटीपी का होता है। तो इसलिए ऑप्शन ए 21 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 22 जिसमें है कि विच टेक्निक इज यूज्ड टू डिटरमाइन द प्रोटीन स्ट्रक्चर, प्रोटीन संरचना निर्धारित करने के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? तो इसमें याद रखेंगे दोस्तों, हम इसमें किसका एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का उपयोग करते हैं और किसका एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, दोनों का हम इसमें उपयोग करते हैं। इन दोनों विधि इन दोनों मेथड के माध्यम से हम प्रोटीन की संरचना का निर्धारण करते हैं। तो आंसर इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 23 जिसमें रेनिन इज एक्सक्रीटेड बाय, रेनिन किसके द्वारा स्रावित होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो रेनिन दोस्तों किडनी कोशिकाएं, किडनी सेल्स के द्वारा यह स्रावित होता है। तो आपके 23 नंबर प्रश्न में सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, किडनी की जो जुक्सटाइग्लोमरल जिसे जेजी कोशिकाएं कहते हैं, तो जेजी कोशिकाएं ये रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए रेनिन एंजाइम छोड़ती हैं। ठीक है, तो यही आपका क्या है? यही आपका है किडनी सेल। रेनिन किसके द्वारा स्रावित होती है? तो किडनी सेल के द्वारा ये स्रावित होती है। ऑप्शन सी इसमें राइट उत्तर होगा। 24 नंबर प्रश्न है कि व्हिच प्रोटीन्स वाज सीक्वेंस्ड बाय फ्रेडरिक सेंगर, फ्रेडरिक सेंगर द्वारा किस प्रोटीन का अनुक्रमण किया गया था? तो अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे, फ्रेडरिक सेंगर ने किस प्रोटीन का अनुक्रम किया था? तो इंसुलिन का अनुक्रम किया था। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इंसुलिन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। ठीक है, जिसको सेंगर ने सबसे पहले अनुक्रमण किया था, यानी अनुक्रमित किया था। तो सेंगर ने सबसे पहले इंसुलिन को अमीनो एसिड की श्रृंखला का पता लगाया था, जिनके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो किसके लिए? याद रखेंगे कि फ्रेडरिक सेंगर, जिन्होंने प्रोटीन का अनुक्रमण किया था, और इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ऑप्शन बी इसमें राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर आपका 25 जितने हैं कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट प्रोटीन्स, प्रोटीन के बारे में सत्य कथन में से कौन सा है? तो पहला ऑप्शन देखेंगे जिसमें है कि मेड ऑफ अमीनो एसिड, तो बिल्कुल प्रोटीन जो होते हैं वो अमीनो एसिड से मिलकर के बने ही होते हैं। इसमें पहला ऑप्शन भी सही है। इसेंशियल ऑफ स्किन टीथ एंड बोन, बिल्कुल सही है। इसमें आपका दूसरा ऑप्शन भी सही होगा। कैन बुल्ड एंड रिपेयर टिश्यू, प्रोटीन क्या करते हैं? हमारे शरीर का रिपेयर, हमारे टिश्यू की मरम्मत करते हैं। तो ये भी सही कथन है, इसलिए हम आंसर डी पर टिक करेंगे, ऑल ऑफ एबव। ये सभी ऑप्शन सही है। इसके बारे में, प्रोटीन के बारे में। प्रश्न नंबर 26 जिसमें है कि हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार हार्मोन्स कौन सा है? तो फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया के लिए जो जिम्मेदार हार्मोन है वो क्या है? आप सब ध्यान रखेंगे, वो एड्रेनल है। क्या है? एड्रेनल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एड्रेनलिन ये जिम्मेदार है फाइट और फ्लाइट प्रक्रिया के लिए। और फाइट और फ्लाइट प्रक्रिया में क्या होता है? हृदय की गति बढ़ जाती है, यानी लड़ो और भागो। ठीक है, तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 27 जिसमें है लैंगर हैस के आइसलेट कहाँ पाए जाते हैं? आइसलेट ऑफ लैंगर हैस आर फाउंड इन, तो दोस्तों आप सब याद रखेंगे कि ये अग्नाशय यानी पैनक्रियास में पाए जाते हैं। लैंगर हैस के आइसलेट कहाँ पर पाए जाते हैं? पैनक्रियास। दोस्तों आप सब याद रखेंगे, पैनक्रियास में हमारे पाचक एंजाइम बनते हैं, हमारे गैस्ट्रिक जूस जो बनते हैं वो पैनक्रियास में लाइपेस और एमाइलेस इनके यही बनते हैं, और इनके द्वारा ही भोजन का क्या होता है? श्रावण होता है, यानी भोजन का पाचन क्रिया होती है। ठीक है, फिलहाल आपको बताना चाहूंगा कि मेरी सिस्टर पैनक्रियाटिक से जूझ रही है, जो कि बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जिसका बहुत ही कम सलूशन है आज के दैनिक जीवन में। ठीक है,
तो आप सब ध्यान रखेंगे। अक्सर कर ये जो बीमारी होती है पैनक्रियाज की, ये शराब के सेवन से अत्यधिक होती है, लेकिन अब आम लोगों में भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो फिलहाल आप सब याद रखेंगे कि लैंगरहेंस के आइसोलेट जो पाए जाते हैं वो पैनक्रियाज में पाए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, प्रश्न नंबर 28 जिसमें ज्वाइंट डिस्टोलेट पीरियड व्हेन होल हार्ट इज डिस्टोल, संयुक्त डायस्टोल की अवधि जब पूरा हृदय डायस्टोल में होता है। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा 0.4 सेकेंड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब एक कार्डियक चक्र 0.8 सेकेंड में लगभग 0.4 सेकेंड के लिए हृदय के चारों ओर शिथिल अवस्था में होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 29 जिसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सैचुरेटेड फैटी एसिड, निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त फैटी एसिड है। तो संतृप्त फैटी एसिड की बात हो रही है, तो इसमें पाल्मिटिक एसिड याद रखेंगे। पाल्मिटिक एसिड क्या है, एक प्रकार का संतृप्त फैटी एसिड है। इसमें कार्बन परमाणु के बीच कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, इसलिए यह संतृप्त होता है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 29 जिसमें है कि व्हाट इज द बॉन्ड बिटवीन अमीनो एसिड कार्स, अमीनो एसिड के बीच के बंध को क्या कहा जाता है। तो अमीनो एसिड के बीच में जो बनने वाला बॉन्ड है उसे पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। ये अमीनो एसिड के जोड़ने से बनने वाले सहसंयोजक बंध को क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो आपके 30 नंबर प्रश्न में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 31 जिसमें है कि एंजाइम्स प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस आर, अग्नाशी रस में मौजूद एंजाइम कौन से होते हैं। तो अग्नाशी रस में जो एंजाइम मौजूद होते हैं वो होते हैं दोस्तों एमाइलेज और लाइपेज। ठीक है, क्या होते हैं, एमाइलेज और लाइपेज, और इसमें आपका ट्रिप्नोजन भी होता है। तो ट्रिप्नोजन, लाइपेज और एमाइलेज ये अग्नाशी रस में मौजूद एंजाइम है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 32 जिसमें है कि विच हार्मोन स्टिमुलेटेड्स प्रोडक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस एंड बाई कार्बोनेट, कौन सा हार्मोन अग्नाशी रस और बाई कार्बोनेट के उत्पादन को उत्तेजित करता है। तो ये उत्तेजित जो करता है वो कौन करता है, वो करता है दोस्तों याद रखेंगे सैक्रेटिन बाई कार्बोनेट, जिसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 33 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट मसल्स इन द बॉडी, शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी है। तो सबसे लंबी पेशी की बात हो रही है दोस्तों सार्टोरियस, याद रखेंगे सार्टोरियस, ये शरीर की सबसे लंबी पेशी होती है, जिसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ये जांग में स्थित एक पतली और लंबी मांसपेशी है। जो आपका क्या सार्टोरियस, ये क्या है, ये जांग में स्थित एक पतली और लंबी मांसपेशी है। ओके, तो शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है, याद रखेंगे सार्टोरियस, ऑप्शन ए इसमें राइट उत्तर होगा। 34 नंबर प्रश्न जिसमें है कि एंजाइम कंसल्टेड विथ साइट्रिक एसिड साइकिल यानी क्रेब्स साइकिल्स आर फाउंडेड, साइट्रिक एसिड चक्र से संबंधित एंजाइम कहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। इस टाइप के प्रश्न को मैंने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में सॉल्व कराया था। तो साइट्रिक एसिड चक्र से संबंधित एंजाइम, तो आप याद रखेंगे एंजाइम जो पाए जाते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। यह जो चक्र होता है साइट्रिक एसिड साइकिल, जिसे क्रेब्स चक्र के नाम से जानते हैं, तो ये जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होता है, आप सब याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 35 इसमें है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पैनक्रियाटिक एंजाइम, निम्नलिखित में से कौन सा अग्नाशी एंजाइम है। अग्नाशी एंजाइम की बात हो रही है, तो दोस्तों ट्रिप्सिन एक प्रकार का अग्नाशी एंजाइम है। कौन सा, ट्रिप्सिन, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें ट्रिप्सिन अग्नाशी द्वार स्त्रावित, माफ कीजिएगा, ट्रिप्सिन अग्नाशय द्वारा स्त्रावित एक प्रकार का प्रमुख प्रोटीन पाचक एंजाइम है। तो जब भी पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा अग्नाशी एंजाइम है, तो ट्रिप्सिन को याद रखेंगे। 35 में ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर है। प्रश्न नंबर 36 जिसमें ग्लाइकोलिसिस टेक प्लेस इन, ग्लाइकोलिसिस कहाँ पर होता है। तो ग्लाइकोलिसिस की बात हो रही है, तो ये किसमें होता है, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में, किसमें होती है, साइटोप्लाज्म, जिसे हम साइटोसोल भी कहते हैं। इससे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज का पाइरुवेट में टूटना कोशिका के साइटोप्लाज्म यानी साइटोसोल में होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 37 जिसमें है कि व्हिच एंजाइम्स इज नॉट इन्वॉल्व इन ग्लैक्टोज मेटाबॉलिज्म। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लैक्टोज चयापचय में शामिल नहीं है। तो ग्लैक्टोज चयापचय की बात हो रही है तो इनमें से ग्लूकोकाइनेज सम्मिलित नहीं। क्यों नहीं सम्मिलित है ग्लूकोकाइनेज? आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 38 जिसमें है कि पैराथायराइड हार्मोन जिसे पीटीएच के नाम से जानते हैं, तो पैराथायराइड हार्मोन्स एक्ट टू पैराथायराइड हार्मोन्स का कार्य पूछा गया है। तो पैराथायराइड हार्मोन्स का जो कार्य होता है वो रक्त कैल्शियम को बढ़ाना होता है, इंक्रीजिंग ब्लड कैल्शियम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। यानी पैराथायराइड हार्मोन्स हड्डियों से कैल्शियम निकालकर और किडनी द्वारा अवशोषण बढ़ा करके रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 39 जिसमें है कि दांतों की कठोर चबाने वाली सतह को क्या कहा जाता है। तो इस सतह को हम क्या कहते हैं? इनेमल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनेमल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इनेमल मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है जो दांतों के क्राउन को ढकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 40 जिसमें है कि फाइनल प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन इज। प्रोटीन पाचन का अंतिम उत्पाद पूछा गया है। तो प्रोटीन पाचक का अंतिम जो उत्पाद है वो अमीनो एसिड है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अमीनो एसिड पाचन की प्रक्रिया में प्रोटीन अंततः ये क्या करते हैं, ये इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, जो शरीर क्या करता है उनको सोख लेता है। या आप इस तरह से समझ सकते हैं कि पाचन की क्रिया में प्रोटीन अंततः अमीनो एसिड में बदल जाते हैं ताकि शरीर उनको सोख सके। तो प्रोटीन पाचन का अंतिम जो उत्पाद है वो कौन सा है? अमीनो अम्ल है, अमीनो एसिड है। 40 नंबर में ऑप्शन बी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो क्वेश्चंस थे, ये प्रीवियस सत्र यानी 2023 में रिपीटेड हुए थे 3 विश्वविद्यालय में, उन प्रश्नों को सम्मिलित किया है। अब आगे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो 2022 सत्र में रिपीट हुए हैं डीडी यूनिवर्सिटी के और कानपुर विश्वविद्यालय के। ठीक है, बाकी सभी विश्वविद्यालय में कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनमें अभी इस बार से ही OMR सीट पर एग्जाम होने लगा है। तो आप सब बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा भाई साहब, आपके एग्जाम में वही प्रश्न आएंगे जो मैं आपको करा रहा हूँ। बस आपको क्या करना है, जो प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं उनको आप देखिए, और एक ही वीडियो, यही वाले वीडियो आप सबके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कारगर साबित होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पार्ट सेकेंड जिसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। जैसा कि अभी हम 40 क्वेश्चन को सॉल्व करा चुके हैं और मैंने आपको बताया भी अभी कि मैंने उन्हीं प्रश्नों को रिपीट कराया है जो बार बार पेपर में रिपीट हो रहे हैं। तो ये आपका 2022 सत्र से लेकर के 24 सत्र तक जितने भी क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं उनको मैं बताने वाला हूं। पहला क्वेश्चन जिसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज स्पेसिफिक फॉर प्रोटीन, यानी प्रोटीन के स्पेसिफिक एंजाइम कौन से हैं। तो आप सब इसमें याद रखेंगे कि प्रोटीन के लिए स्पेसिफिक एंजाइम जो है वो है ट्रिप्सिन। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट उत्तर होगा। ट्रिप्सिन एक प्रकार का प्रोटीलाइटिक एंजाइम है जो अग्नाशय यानी पैनक्रियाज द्वारा स्त्रावित होता है और प्रोटीन को तोड़ने का ये काम करता है। प्रश्न नंबर सेकंड जिसमें है बोलस ऑफ फूड इन स्टोमच इज कॉल्ड। आमाशय में भोजन, बोलस को क्या कहते हैं? तो इसको काइम कहते हैं। क्या कहते हैं? काइम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आमाशय यानी स्टोमच में जब भोजन जठर रस के गैस्ट्रिक जूस के साथ मिलता है तो एक अर्ध परत के गाढ़े पेस्ट जैसा बन जाता है, जिसे क्या कहते हैं? हम काइम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3 जिसमें द पीएच एट विच पेप्सिन एक्ट्स इज। पेप्सिन किस पीएच पर कार्य करता है? तो पेप्सिन का यहाँ पर पूछा गया पीएच मान, तो उसमें होता है 2.0। ये पेप्सिन का पीएच मान है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। पेप्सिन एक प्रकार का अम्लीय एंजाइम होता है जो अमाशय में HCl की उपस्थिति के कारण बहुत ही कम पीएच लगभग 1.5 से लेकर के 2.5 तक अच्छा कार्य करता है। तो अगर ऑप्शन में आपको 2.5 मिलेगा तो उसको भी लगा दीजिएगा, अगर 1.5 मिलेगा तो उस पर भी लगाइएगा। लेकिन अगर हाईएस्ट है तो 2.5, अगर ऑप्शन में 2.0 है तो 2.0। ठीक है, तो आपका इसका याद रखेंगे किसके बीच में? 1.5 से 2.5 के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 4 हाउ मनी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आर कैरीड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ HB यानी हीमोग्लोबिन
एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन कितने मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को कैरी करता है? तो ये चार जो है चार ऑक्सीजन को कैरी करता है, यानी कि एक मॉलिक्यूलर हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को कैरी करता है। ऑप्शन इसमें डी राइट उत्तर होगा। हीमोग्लोबिन के एक अणु में 4 हीम समूह होते हैं, इसलिए यह अधिकतम 4 ऑक्सीजन अणुओं को ले जा सकता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5। इसमें क्लोराइड शिफ्ट इज इसेंशियल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि क्लोराइड शिफ्ट किसके ट्रांसपोर्ट के लिए आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट के लिए सबसे आवश्यक होता है। ठीक है, क्लोराइड शिफ्ट जिसे हम हैम्बर्गर फेनोमेन भी कहते हैं, रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के परिवहन के दौरान आयनिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। प्रश्न नंबर 6, रोल ऑफ क्या दिया गया? पेसमेकर इज। तो पेसमेकर की क्या भूमिका है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पेसमेकर की जो भूमिका है वो हृदय गति को इनिशिएट करना। क्या करता है ये? इनिशिएट हार्ट बीट, यानी हृदय गति को इनिशिएट करना, ये पेसमेकर की भूमिका है। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस प्रश्न का सही उत्तर, जिसे हम SA नोड भी कहते हैं। ठीक है, तो पेसमेकर SA नोड हृदय की धड़कन पैदा करने के लिए विद्युत आवेग यानी इलेक्ट्रिक इंपल्स को उत्पन्न करता है। प्रश्न नंबर 7, ड्यूरिंग ऑफ कार्डियक साइकिल इज अबाउट। हृदय चक्र की समयावधि पूछी गई है। तो माफ कीजिएगा, हृदय चक्र की जो समयावधि है वो 0.8 सेकंड है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर। एक स्वस्थ मनुष्य में एक कार्डियक चक्र यानी हृदय की जो धड़कन है उसकी पूरी अवधि जो होती है लगभग 0.8 के आसपास होती है। प्रश्न नंबर 8, मोस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट पूछा गया। सबसे जहरीला नाइट्रोजनस वेस्ट इनमें से कौन सा है? दोस्तों, सबसे जहरीला जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो है आपका अमोनिया। अमोनिया क्या है? ये एक प्रकार का सबसे जहरीला नाइट्रोजनिक वेस्ट है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट उत्तर आपका हो जाएगा। नाइट्रोजन अपशिष्ट में अमोनिया सबसे अधिक जहरीला होता है और इसे शरीर से निकलने के लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 9, जिसमें है मिल पिगियन बॉडी इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई। इनमें से किसमें मेल फिगियन बॉडी का निर्माण होता है? तो मेल फिगियन बॉडी का जो निर्माण होता है वो ग्लोमेरुलस और बाउमेंस कैप्सूल में होता है। इसमें आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप सब ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे प्रश्न नंबर 10, जिसमें है इफेक्ट फिल्ट्रेशन प्रेशर EFP इन यूरिनिफेरस ट्यूब इज, यानी कि फेटिव फिल्ट्रेशन, इसे इफेक्टिव क्या कहते हैं? इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर EFP जो यूरिनिफेरस ट्यूब में होता है। तो यूरिनिफेरस ट्यूब में होता है कितना? 10 mmHg के आसपास। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 11, जिसमें है दोस्तों साल्टेटरी ट्रांसमिशन अकर्स इन। तो साल्टेटरी ट्रांसमिशन पाया जाता है। तो ये ट्रांसमिशन कहाँ पर पाया जाता है? आप सब याद रखेंगे, ये पाया जाता है माइलिनेटेड नर्व फाइबर में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर, क्योंकि साल्टेटरी कंडक्शन वह प्रक्रिया होती है जिसमें तंत्रिका आवेग माइलिन शीथ वाले जो न्यूरॉन्स हैं उसमें रेनवियर के नोड्स के बीच में आकुदन तेजी से बढ़ता है। ठीक है, तो 11 नंबर में ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 12, हु गेव द टर्म ऑफ साइनेप्स। माफ कीजिएगा, साइनेप्स टर्म किसने दिया था? तो साइनेप्स का जो टर्म दिया था वो सेरिगटन ने दिया था। किसने दिया था? सेरिगटन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 13, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 13 नंबर प्रश्न, जिसमें है कि व्हिच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल हार्ट। मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय को नियंत्रित करता है? तो यह इंपॉर्टेंट चीज है मेडुला ऑब्लांगेटा। याद रखेंगे, मेडुला ऑब्लांगेटा ये मस्तिष्क का एक प्रकार का एक भाग है जो हृदय को नियंत्रित करता है। 13 नंबर में ऑप्शन बी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जिसमें है हाइपोफाइसिया किसका अल्टरनेटिव नाम है? तो हाइपोफाइसिस जो है ये अल्टरनेटिव नाम किसका है? तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड का अल्टरनेटिव नाम है। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट उत्तर।
पीयूष ग्रंथि जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं, ये हाइपोफाइसिस के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेरॉइड हार्मोन। इनमें से कौन सा स्टेरॉइड हार्मोन नहीं है। स्टेरॉइड हार्मोन पूछा गया कौन सा नहीं है, तो थायरक्सिन। थायरक्सिन याद करेंगे। थायरक्सिन दोस्तों क्या है, थायरक्सिन एक प्रकार का अमीनो एसिड है जो व्युत्पन्न हार्मोन्स है, ठीक है। और जबकि बात करेंगे एस्ट्राडियल, कार्टिसोल और प्रोजेस्टेरॉन, तो ये स्टेरॉइड हार्मोन्स है। ये तीनों क्या है, एक प्रकार के, ये कौन से हार्मोन्स है, तो ये एक प्रकार के स्टेरॉइड हार्मोन्स है। लेकिन थायरक्सिन ये क्या है, एक प्रकार का व्युत्पन्न हार्मोन्स है। तो इनमें से पूछा गया था इनमें से कौन सा स्टेरॉइड हार्मोन नहीं है, तो थायरक्सिन आप सब याद रखेंगे, ठीक है। 15 नंबर प्रश्न में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडोसार्टिन ग्लैंड इज ए मॉडिफाइड लिम्फ ग्लैंड। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि मॉडिफाइड लिम्फ ग्लैंड है, तो मॉडिफाइड लिम्फ जो ग्लैंड है वो है थाइमस। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर माफ कीजिएगा थाइमस, आंसर नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। थाइमस क्या है, एक प्रकार का अंतःस्रावी ग्रंथि है जो मॉडिफाइड लिम्फ नोड्स ग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 17, जिसमें रेनिन इज क्रिएटेड बाय। रेनिन का स्त्राव कहाँ पर होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो रेनिन का जो स्त्राव होता है, जो स्रावण होता है वो कहाँ पर होता है दोस्तों, ये वृक्क के जक्टा ग्लेमुरुलल कोशिका में होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 18, जिसमें है दोस्तों कि गोनोडोट्रॉपिक हार्मोन्स स्रावित होते हैं। तो जब यहाँ पर बात हो गोनोडोट्रॉपिक हार्मोन्स, जिसे हम सफिक्स में लिखते हैं FSH, ठीक है। तो FSH और LH ये अग्रपीयूष ग्रंथि हैं जो किसके द्वारा, प्यूटिटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होते हैं। तो आंसर हो जाएगा प्यूटिटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्रश्न नंबर आपका 19, जिसमें है कि पियर्स पैचेज क्या प्रोड्यूस करते हैं। तो पियर्स पैचेज की बात हो रही है, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, तो दोस्तों ये लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, लिम्फोसाइट, यानी ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। प्रश्न नंबर 20, जिसमें जे रिसेप्टर्स आर फाउंड इन। तो जे रिसेप्टर्स कहाँ पर पाए जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जे रिसेप्टर्स जो होते हैं ये फेफड़ों में पाए जाते हैं, लंग्स में पाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 21, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स कंटेनिंग ए फंक्शनल कीटोन ग्रुप आर नोन एज। कार्बोहाइड्रेट जिसमें क्रियाशील ग्रुप कीटोन होता है उसे क्या कहते हैं, तो इसको कीटोज ग्रुप कहते हैं। कौन से ग्रुप, कीटोज ग्रुप कहते हैं। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 22, मिल्क शुगर पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम लैक्टोज को मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं। लैक्टोज क्या है, एक प्रकार का मिल्क शुगर है। तो 22 नंबर में ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। ग्लूकोज, इसको हम ब्लड शुगर के नाम से जानते हैं, ब्लड शुगर, ठीक है, ब्लड शुगर के नाम से। ग्लूकोज को जानते हैं, सुक्रोज को टेबल शुगर के नाम से जानते हैं, एक प्रकार का क्या है, टेबल शुगर है। और फ्रक्टोज सबसे मीठी शर्करा होती है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आप सब पूछा जाए क्वेश्चन कि दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो लैक्टोज। अगर पूछा जाए कि ग्लूकोज कौन सी, ग्लूकोज जो है इसको किस नाम से जानते हैं, तो ब्लड शुगर के नाम से जानते हैं। सुक्रोज को तो टेबल शुगर, कैन शुगर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो चलिए इतनी चीजें याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 23, ओलिगोसैकेराइड कंटेन। ओलिगोसैकेराइड पूछा गया बने होते हैं। तो ओलिगोसैकेराइड में 2 से 10 मोनोसैकेराइड होते हैं। 2 से 10 मोनोसैकेराइड ओलिगोसैकेराइड में होते हैं। यानी अगर ओलिगोसैकेराइड पूछा जाए बना होता है तो ये 2 से 10 मोनोसैकेराइड के एडिशन से बनता है। 23 नंबर में ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर होगा। 24 नंबर प्रश्न, जिसमें है द मोस्ट एबिडेंट लिपिड इन सेल मेम्ब्रेन इज। कोशिका भित्ति में प्रमुख वसा कौन सा है, तो कोशिका भित्ति की बात हो रही है। तो दोस्तों कोशिका भित्ति में प्रमुख वसा जो है वो है फास्फोलिपिड। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन यानी मुख्य रूप से फास्फोलिपिड से मिलकर के बनी होती है, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 25, जिसमें है पाल्मिटोलिक अम्ल।
पाल्मिटोलिक एसिड इज, तो पाल्मोटोलिक एसिड जो है ये एक प्रकार का है, एक प्रकार का फैटी एसिड है। ये क्या है? एक प्रकार का फैटी एसिड है। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो पाल्मिटोलिक एसिड एक असंतृप्त वसा अम्ल यानी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका 26 जिसमें है विच वन इज फाइब्रस प्रोटीन, किनमें से कौन सा फाइब्रस प्रोटीन है? तो फाइब्रस प्रोटीन पूछा गया है 26 नंबर प्रश्न में। तो दोस्तों याद रखेंगे कोलेजन। कोलेजन क्या है? ये एक प्रकार का फाइब्रस प्रोटीन है जो एक प्रकार का रेशेदार प्रोटीन होता है जो संयोजी ऊतकों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 27 व्हाट इज एन एपो एंजाइम, एपो एंजाइम क्या है? एपो एंजाइम पूछा गया है। तो एंजाइम का प्रोटीन भाग क्या कहलाता है? एपो एंजाइम कहलाता है। प्रोटीन का एंजाइम का प्रोटीन भाग जो है उसको क्या कहते हैं? एपो एंजाइम का भाग। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 28 क्या पूछा गया है कि उस एंजाइम का नाम बताइए जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को उत्प्रेरित करता है। नेम द एंजाइम विच कैटलिज द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो इनमें आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? डी इसमें आपका सही आंसर होगा, यानी ऑक्सीडोरेक्टेस इसमें सही उत्तर होगा। ऑक्सीडोरेक्टेस ये एक प्रकार का एंजाइम है जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को उत्प्रेरित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर आपका है 29 जिसमें है कि हु प्रपोज द लॉक एंड की हाइपोथेसिस मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। इनमें से किस ने लॉक एंड की मॉडल विकर की क्रियाविधि के लिए दिया था? तो लॉक एंड की मॉडल जो दिया था वो किसने दिया था भाई साहब? आप सबको याद है फिशर ने दिया था। किसने दिया था? फिशर ने। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। एंजाइम क्रियाविधि में ताला एंड कुंजी लॉक एंड की मॉडल एमिल फिशर ने दिया था। कब दिया था? तो याद रखेंगे 1894 में दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर आपका 30 जिसमें है कि वेयर डू यूरिया साइकिल, अगर यूरिया चक्र किस कोशिकाएं में होता है, यानी कहाँ पर ये अकर्ष होता है? तो यूरिया साइकिल जो होता है ये यकृत यानी लीवर में होता है। कहाँ पर होता है? लीवर सेल में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 31 जिसमें है कि न्यूक्लिक एसिड कंबाइंड विच बायोमॉलिक्यूल्स, न्यूक्लिक एसिड किस बायोमॉलिक्यूल से कंबाइन करता है? तो ये जो कंबाइन करता है ये प्रोटीन से कंबाइन करता है। किससे? प्रोटीन से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड जब प्रोटीन जैसे हिस्टोन के साथ मिलते हैं तो वो न्यूक्लिक या न्यूक्लियो प्रोटीन बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 32 जिसमें है हाउ मनी कंपोनेंट्स आर देयर इन न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड्स में कितने कंपोनेंट होते हैं? तो आप सब याद रखेंगे दोस्तों न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट होते हैं। कितने कंपोनेंट? 3 कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, एक जो होता है वो नाइट्रोजनस बेस होता है, दूसरा पेंटोज शुगर होता है और तीसरा फास्फेट समूह होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर होगा। 33 नंबर प्रश्न जिसमें द प्रोटीन आर सिंथेसिस एट, प्रोटीन का संश्लेषण। तो प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है दोस्तों? आप सबको पता है कि जो प्रोटीन का संश्लेषण है वो कहाँ पर होता है? वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है या गाल्डी बाल्दी में, राइबोसोम या सेंट्रियोसोम? जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर। सही आंसर क्या हो जाएगा? राइबोसोम्स। ठीक है, आप सब याद रखेंगे राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है क्योंकि यहीं पर अमीनो एसिड से प्रोटीन का संश्लेषण भी होता है। 33 में ऑप्शन बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 34 डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से दोस्तों जो रोग होता है वो रिकेट्स और ऑस्टियोमैलेशिया नामक रोग होता है। तो मुख्य रूप से रिकेट्स आप सब ध्यान रखेंगे विटामिन डी की कमी से होता है। इसके मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का मुख्य स्रोत है। प्रश्न नंबर आपका 35 जिसमें है द नेट गेन ऑफ एटीपी फ्रॉम 1 मोल ऑफ ग्लूकोज ऑन कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन थ्रू द ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल इज, यानी कि ग्लूकोज के ग्लाइकोलिसिस व क्रेब्स चक्र द्वारा कंप्लीट ऑक्सीडेशन से कितने एटीपी नेट एटीपी प्राप्त होते हैं? तो नेट एटीपी का जो प्राप्त होता है वो कितना मिलता है? वो 38। अगर ऑप्शन में 36 मिलेगा वो भी आप लगाएंगे
इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करा चुका हूँ। ये सभी रिपीटेड प्रश्न है, बार बार पूछे जाते रहते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जिसमें है ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम आर फाउंड इन। तो ग्लाइकोलाइटिक विकर ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। कहाँ पर? साइटोप्लाज्म में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखेंगे ग्लाइकोलिसिस की जो पूरी प्रक्रिया है वो कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म में ही संपन्न होती है। इसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। प्रश्न नंबर 37, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन इज कॉल्ड। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो इस परिवर्तन को क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। क्योंकि ग्लूकोज को अतिरिक्त ऊर्जा के रूप में यकृत और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन बनाकर स्टोर करने की प्रक्रिया जो होती है इसको ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38, द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम सब्सटेंस अदर देन कार्बोहाइड्रेट इज नोन एज। कार्बोहाइड्रेट के अलावा अन्य पदार्थों से ग्लूकोज के संश्लेषण की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों याद रखेंगे इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। गैर कार्बोहाइड्रेट स्रोत जैसे अमीनो एसिड या फैटी एसिड से ग्लूकोज बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 39, एंजाइम अकर्स इन द सेल इन द फॉर्म ऑफ। एंजाइम कोशिका में किस रूप में विद्यमान होते हैं? तो ये जो विद्यमान होते हैं वो कोलाइड्स के रूप में। किसके रूप में? कोलाइड्स के रूप में विद्यमान होते हैं। कोशिका के अंदर एंजाइम और अन्य प्रोटीन कोलाइड अवस्था में पाए जाते हैं, जिनसे उनका जो सतह क्षेत्र है, सरफेस एरिया है, वो बढ़ जाता है। तो 39 नंबर प्रश्न में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 40 जिसमें है कि जाइमोजन है। जाइमोजन पूछा गया है। तो जाइमोजन क्या होते हैं दोस्तों? याद रखेंगे जाइमोजन एक प्रकार का इनएक्टिव एंजाइम प्रिकर्सर्स है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आज के इस क्लास में हमने टोटल 40+40 यानी 80 क्वेश्चंस को सॉल्व करा दिया है, और नेक्स्ट में 40+40 ये आपके हो गए 80 क्वेश्चंस, और 50 और क्वेश्चंस इसमें ऐड करिए। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 8 5 13 130 क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 100% अगर आपने इन 130 क्वेश्चंस को तैयार कर लिया PYQ के माध्यम में, तो 100% है यही क्वेश्चन पेपर आपका बनेगा प्रश्न पत्र में। इस बात का विशेषकर ध्यान रखेंगे। PDF आपको तुरंत मैं अभी क्लास के जस्ट बाद आपको अपलोड करा दे रहा हूँ, जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और अदर जो क्वेश्चन पेपर है उनका भी PDF में आपकी अपलोड कर दे रहा हूँ, वर्ल्ड पेपर, जो आप हमारे टेलीग्राम के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। सभी से मेरा जो है विनम्र निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जितने भी छात्र हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।